गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारा पहला टॉपिक जान होने जा रहा है जिसका नाम है टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस, जिसको कि हम काल भी कहते हैं। हिंदी में जैसे काल होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे ही इंग्लिश में उसको हम टेंस कहते हैं, जो कि तीन तरह के होते हैं। पहला जैसे कि प्रेजेंट, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। दूसरा है पास्ट। ऐसे समय जो बीत गया है, कुछ समय पहले, कल की कोई बात है, तो वो हमारे किस में आएगी? वो आएगी पास्ट टेंस में। और ऐसा समय कोई आने वाला जो भी हमारा समय रहेगा, कोई भी बात रहेगी, वो भविष्य काल में आएगी। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ऐसे ही इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज की अभी हमारी ये क्लास चल रही है, ये किस समय में आ रही है? ये प्रेजेंट टेंस में आ रही है। कल अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस में आएगी? कल आएगी तो ये फ्यूचर में आएगी। और अगर कल की कोई आप क्लास देख रहे हैं तो वो किस में आएगी? पास्ट टेंस में आएगी। ठीक है। अब हम इसके आगे के जो टाइप होते हैं समय के हिसाब के बाद, अब हम पढ़ेंगे वर्ग के हिसाब से टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है इंडेफिनिट, जिसको हम दूसरी भाषा में सिंपल भी कहते हैं। पहला टेंस है कार्य के हिसाब से इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। इसमें वो काम आते हैं जो हमारे रिपीटेड या फिर डेली रूटीन के जो काम है। जैसे हम हर दिन कौन से काम कर रहे हैं, हमारे दिनचर्या के कौन से काम होते हैं, वो काम जो हम बार बार कर रहे हैं, या हमारे दिन के हर काम, जैसे मैं रोज सुबह उठता हूँ, इतने बजे जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तो ऐसे काम हमारे इंडेफिनिट में या फिर सिंपल में आएंगे। दूसरा हमारा जो टाइप होता है वो होता है कंटिन्यूस। जैसे जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कंटिन्यू, ऐसा काम जो चल रहा है प्रोसेस में, उसको हम रखेंगे कंटिन्यूस। तीसरा जो टाइप रहता है वो होता है परफेक्ट। वो काम जो अभी पूरा हुआ है उसको हम रखेंगे किसमें? परफेक्ट में। और अगला जो प्रकार होता है जिसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसा काम जो एक निर्धारित समय से चल रहा है, वो आएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब आई थिंक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके पहला जो टाइप है इंडेफिनिट और सिंपल, इसको हम समझते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यानी कर्ता। हर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर, जिन्हें हम एक वचन भी कहते हैं, और एक होते हैं प्लूरल, जिन्हें हम बहुवचन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इस टेंस में इन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि
सिंगुलर में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, पहले इन्हें समझना जरूरी है। जैसे कि हम देखें, सिंगुलर में आते हैं हमारे ही, शी, इट और किसी का नाम। ये सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन में रखे जाते हैं। और प्लूरल में हमारे आई, वी, यू और दे, ये सब्जेक्ट हमारे प्लूरल में रखे जाते हैं। अब आगे समझते हैं, जब हम इस टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस टेंस को पहचाना कैसे जाएगा, या ये टेंस जब बनाया जाएगा तो उसको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो उसमें हमारे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस, ई एस और आई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जब किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि ये जो आपके सब्जेक्ट है, ही, शी, इट और किसी का नाम, अगर ये टेंस में आ रहे हैं तो उस समय हम इस तरह के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस, ई एस और आई एस लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा उस समय हम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ, राम गोज टू टेम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो आई गो टू टेम्पल। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जैसा कि पहले बताया गया है कि यहाँ पर सब्जेक्ट किसी का नाम अगर आ रहा है तो यहाँ पर नाम एक आ रहा है राम, उसके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई है गो और उसके हिसाब से हमने इसमें ऐड कर दिया इज, क्योंकि इनके लिए अलग अलग नियम बने हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई एस में से ई एस लगा दिया। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो आइए पढ़ते हैं कि कहाँ पर हम एस, ई एस और आई एस इनका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम ई एस का, कि जब वर्ब के लास्ट में डबल एस, एस एच, सी एच और कोई वॉवल आए, तो जैसे एक शब्द है, एक वर्ब है कैच, तो आप देख सकते हैं इसमें सी एच आया है आखिर में। तो जब हम इसको टेंस में प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तब वहां पर हम कैचेस लिखेंगे। जैसे फ्लैश, यहाँ पर एस एच आया है तो वहां पर हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस। अभी आपने पढ़ा कि हमें ई एस कहाँ पे इस्तेमाल करना है, अब हम पढ़ेंगे आई एस जो रहता है वो हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई आई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट। अब जो लोग नहीं जानते कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंग्लिश में 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कुछ 2 शब्द ऐसे होते हैं, 2 लेटर ऐसे होते हैं जो सेमी वॉवल कहलाते हैं, जैसे कि डब्ल्यू और वाई। इसके अलावा जितने भी हमारे शब्द हैं, जितने भी हमारे लेटर हैं, 19 लेटर,
वो सभी किस में आते हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे बात इन्हीं 19 लेटर की हो रही है कि वो कॉन्सोनेंट आएंगे जब वर्ब के आखिर में वाई आना चाहिए और वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एक वर्ब होती है ड्राई, इसका मतलब होता है सूखा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई है और वाई के पहले आर आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे तो ये ड्राइस हो जाएगा। जैसे एक वर्ब है फ्लाई, यहाँ पर वाई है और वाई के पहले क्या दिख रहा है आपको, एल, जो कि कोई कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बना देंगे फ्लाइज। अच्छा, प्ले जो है इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई के पहले क्या आ गया, ए, जो कि क्या है, एक वॉवल है, इसलिए इस केस में यहाँ पर यस आई एस नहीं लगेगा। तो ये आपके सामने एक नियम है ईएस का, ये नियम है आईएस का। और उसके बाद हमारी जितनी भी वर्ब है, जैसे अभी हमने लिखा प्ले, अब इसमें वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, इसलिए इसमें एस लगेगा। तो बाकी सभी वर्ब जैसे कि कट है, इसमें ना ये नियम लग पा रहा है ना ये लग पा रहा है, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, एस, आई एस, जो भी सब, जैसे कि यहाँ भी आप देखें, यहाँ पर गो है तो गो के आखिर में वॉवल आ रहा है, तो इसलिए हमने इसमें क्या लगाया है, ईएस लगाया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इस टेंस के अगर सिंपल सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। जैसा कि अभी हमने बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल। अभी जैसे हमने आपको समझाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसी में दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव में। जैसे कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डज नॉट का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं डू नॉट। तो आइए समझते हैं इनको कैसे करना है। हमारा पहला सेंटेंस था राम गोज टू टेम्पल। अब आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है, तो आप इसको बनाएंगे राम, और आपको पता है राम कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हमें डज नॉट का इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे पहले डज नॉट, और जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये एक्स्ट्रा ईएस लगा है, ये फिर से फर्स्ट फॉर्म में बन जाएगा गो टू टेम्पल। तो देखा आपने कितना आसान है, सिर्फ आपको पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट की कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस था आई गो टू टेम्पल। इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो आप जानते हैं आई जो है ये प्लूरल में आता है, और अभी हमने बताया है कि जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उसमें हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का। तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई डू नॉट, और यहाँ पर हमारी वर्ब पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। ये हो गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज। अब हम पढ़ेंगे इसको इंटेरोगेटिव में, कि इंटेरोगेटिव में अगर हमें इसे चेंज करना है तो क्या होगा। इंटेरोगेटिव में ये जो हमारी वर्ब है डज और डू, इन्हीं को हम आगे रख देते हैं। जैसे कि
एक सेंटेंस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर में आता है, और यहाँ पर वर्ब में एस लगा है। तो इस केस में यहाँ पर आएगा डज ही, और हम हमारे सेंटेंस को सिर्फ जब वो सिंपल रहता है, अफर्मेटिव में रहता है, तभी हम वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। जब हम उसको नेगेटिव में बनाते हैं या इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ई एस लगा था। जब हमने इसको नेगेटिव में बनाया तो हमने वर्ब को फिर से फर्स्ट फॉर्म में कर दिया। तो जब हम उसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो वहां से भी हम इसको फिर से फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डज ही कट वेजिटेबल, और आखिरी में हमारा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमें किसका इस्तेमाल करना है, डू का इस्तेमाल करना है। तो जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे डू, फिर लिखेंगे दे प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये टेंस क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस पर, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इस टेंस की शुरुआत, जैसा कि हमने पहले बताया था, कंटिन्यूस जो रहता है ये ऐसे काम में आता है जो कि प्रोसेस में चल रहा होता है ना, इसके नाम में ही लिखा है कंटिन्यू। तो इसके लिए पहले हम बताएंगे आपको इज, एम और आर, ये तीनों इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी तक हमने पढ़ा है वर्ब, ठीक है, जिसकी चार फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जो कि आईएनजी फॉर्म होती है। और ये एजएमआर जो है ये हमारे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ब को हेल्प करने का काम कर रही है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि इज जो आती है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, आई जो है, एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है। चालू कर दो। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा, ये हमारे वर्ब की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो उसकी हेल्प करती हैं। जैसे सेंटेंस अगर हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग लेटर। तो इस टेंस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को पढ़ेंगे। तो चलिए एक सही से एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना, इसके बाद इज, एम और आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, और फिर आएगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम, पिछले टेंस में हमने आपको बता दिया राम सिंगुलर में आता है, और अभी आपने देखा है सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हम पहले लगाएंगे इज, इसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ गो तो इसकी फोर्थ फॉर्म इसमें हम आई एन जी एड कर देंगे, गोइंग टू मार्केट। अगर हमने ऐसे लिख दिया कि चिल्ड्रन, और आप जानते हैं
चाइल्ड जो होता है वो एक होता है, चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, तो उस केस में यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी देखकर बताएं आप। प्लूरल के साथ आएगी आर। यहाँ पे हम कौन सी वर्ब लिखेंगे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर हम लिखेंगे एम, आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये लिखा है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने आर का इस्तेमाल किया है, और अगर आई है तो हमने किसका इस्तेमाल किया है, एम का इस्तेमाल किया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ाया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है, नेगेटिव में हमें उसके बाद नॉट लगाना पड़ता है, और इंटेरोगेटिव में हमें इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे नेगेटिव कैसे बनाना है। तो यहाँ पर अभी आपके सामने 3 सेंटेंस हैं जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही होगी। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लिख दीजिए, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो सेंटेंस दोबारा लिखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। ये हो जाएगा आई एम नॉट। तो ये कैसे लिखेंगे इसको दोबारा कि आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। और जैसे कि इसमें लिखा है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको दोबारा लिख दीजिए दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाकर किस तरीके से इसको नेगेटिव में चेंज किया जाता है। आगे हम इसी हेल्पिंग वर्ब को जब आगे रख देंगे, यहाँ पर आपके रख देने से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में चेंज रहेगा। जैसे कि इंटेरोगेटिव में हम बनाएंगे तो हो जाएगा एम आई वॉचिंग टीवी, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। इसके बाद पिछले सेंटेंस में क्या लिखा था, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अभी इसमें इस सेंटेंस में अभी ये तो नेगेटिव है, इसमें हमें नॉट का इस्तेमाल भी नहीं करना। तो अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। इज राम गोइंग टू मार्केट। ये हो गए आपके टेंस इंटेरोगेटिव में चेंज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट जो है ये हमने बताया था ऐसा वर्ब जो तुरंत अभी आपने खत्म किया है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, वो आएगा आपका परफेक्ट।
चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। और जैसा कि हम इसको बता चुके हैं कि कोई भी काम आपका कंप्लीट जब होता है तुरंत उसको हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस टेंस में आप देख सकते हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां पे हमने हैज का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर बढ़ती थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो जब हमारा इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो वो आएगा पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज और हैव, और फिर आएगी हमारी बढ़ती थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पिछले टेंस में हमने आपको बताया था जैसे एजएमआर जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज और हैव, और मेन वर्ब है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे कि ये लिखा है स्टूडेंट्स। तो जहां पर हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हैज का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, आई के साथ हमने हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि आई जो है वो प्लूरल में आता है। अब इसी टेंस को हम बनाते हैं नेगेटिव में। पिछले टेंस में आपने देखा है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, तो जहां आप लिखिए इसको नेगेटिव में बनाइए आई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद लगा देंगे नॉट, फिर आ जाएगी आपकी मेन वर्ब जो कि है डू, इसकी थर्ड फॉर्म है डन। डू जो है इसके तीनों फॉर्म यहाँ लिखते हैं, डू, डिड और डन। और अब आप मुझे बताइए कि इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी। फोर्थ फॉर्म जो रहती है हमने अभी पहले बताया था, फोर्थ फॉर्म बेसिकली फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होती है। तो उस हिसाब से इसकी फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, हमने देखा डू और इसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, तो ये हो जाएगी इसकी फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं आई हैव, इसके बाद हमने लगाया नॉट, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट माय होमवर्क। ठीक है, अब मेरे साथ इसको बनाइए इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव के लिए भी हमने ये बताया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा हैव आई डन माय होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अभी तक के आपके जितने भी टेंस हैं क्लियर हो गए। एक बार उनका रिवीजन करते हैं। जैसे इंडेफिनिट और सिंपल, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसमें दो रूल लगते हैं। एक लगता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है। तो उधर पे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये था आपका इंडेफिनिट और सिंपल। ठीक है, दूसरा टेंस हमने पढ़ा था जो था कंटिन्यूस। इसमें हमने इज, एम और आर इनको पढ़ा था, ये हेल्पिंग वर्ब है
और साथ में हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी। इसके बाद अभी जो टेंस पढ़ा है परफेक्ट, जिसमें हमने हैज और हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इनको पढ़ा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को पढ़ा है। अब हमारा आखिरी जो टेंस है प्रेजेंट का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा टेंस रहता है जिसमें एक समय को बताया जाता है। तो इसके लिए इसमें दो शब्द का इस्तेमाल होगा, एक होगा सिंस और दूसरा होगा फॉर। ये निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए यूज किए जाते हैं। सिंस जो रहता है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि हम निश्चित समय भी बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। और फॉर जो रहता है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इनको हम और डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टेंस का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का ऐसे होगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज या फिर हैव प्लस बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और फिर यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, साथ में सिंस या फिर फॉर, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया, सिंस जो रहता है ये एक निश्चित समय के लिए आता है और फॉर जो रहता है हमारा ये अनिश्चित समय के लिए आता है। वो समय जो निश्चित है, वो समय जो निश्चित, वो समय जो निश्चित नहीं है। तो चलिए अब हम इनको बताते हैं हम आपको कि सिंस कहां पर इस्तेमाल होगा। तो जब हम कभी भी आपको ऐसा लिखा आ जाए सेंटेंस में कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टुनाइट, इस तरह के शब्द अगर आए तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो डे का नाम, जैसे कभी हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उनमें से आपको किसी एक निर्धारित दिन का नाम लिखा आ जाए, जैसे लिख दिया हमने मंडे या फिर सैटरडे, ठीक है, तो वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही मंथ का नाम लिखा जाए कभी, जैसे कि जनवरी, अक्टूबर, कभी कोई ईयर लिखा हो जैसे कि 1993, 2014, तो ऐसे ऐसे टाइम के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसा आपने देखा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, टू नाइट, दिन का नाम लिखा हो मंडे, सैटरडे या कोई भी दिन, हमारे 7 दिन होते हैं उनमें से किसी भी दिन का नाम हो वहां पे सिंस आएगा। 12 महीने हैं, उनमें से किसी भी महीने का नाम लिखा हो तो वहां पर भी सिंस आएगा। कोई भी साल लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये लिखे हैं, तो वहां पर भी सिंस आएगा। इसके अलावा अगर हमारा कोई क्लॉक टाइम है, जैसे कि 5 o'clock, 5:30 PM, तो ये सब एग्जाम्पल हैं सिंस के। चलिए आगे बढ़े। अब है
अब हम पढ़ेंगे फॉर के बारे में कि फॉर जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ऐसा कहने में आता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मैनी डेज। तो ये मैनी डेज जो है ये निश्चित नहीं है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि जब हमें निर्धारित दिन के बारे में पता है तो वो सेंस है क्योंकि वो निश्चित है। लेकिन यहाँ पर कई दिनों की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कई दिन, तो वो कई दिन जो है वो अनिश्चित में आएंगे। ऐसे ही मैनी वीक आ जाए, मंथ्स आ जाए, ईयर्स आ जाए, तो उसे भी हम किसके साथ लिखेंगे? फॉर के साथ लिखेंगे। अगर समय भी आ जाए, जैसे एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है वेटिंग, और यहाँ पर हमने ये 3 घंटे जो कि कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है? फॉर का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से देख लें। सिंस जो रहता है ये इन चीजों के साथ आता है, आप अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फॉर जो रहता है ऐसी चीजों के साथ जो निश्चित नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके सेंटेंस को। डैश मॉर्निंग। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे सिंस या फॉर में से कोई एक चीज आएगी, तो आप बताइए मॉर्निंग के हिसाब से क्या आना चाहिए? आप पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, हमने देखा मॉर्निंग जो है किसके साथ आएगा? सिंस के साथ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंस। अगला सेंटेंस, बताइए इसमें क्या आएगा? इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? यहाँ पर हमने बताया है कि ये मैनी डेज लिखा है, तो आप देख सकते हैं पिछले जब भी मैनी डेज, मैनी वीक, मंथ, ईयर या ऐसा कुछ भी आए, वहां हमें क्या लगाना है? वहां हमें फॉर लगाना है। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से एक कुछ सेंटेंस के साथ। ये सेंटेंस आपको पूरे करने हैं। बनाइए इन तीनों टेंस, इसमें क्या आना चाहिए इस खाली जगह पर? जैसा कि देखा आपने, आफ्टरनून है, यहाँ पर आ जाएगा सिंस।
यहाँ पर 5 o'clock क्लॉक टाइम है, इसलिए क्लॉक टाइम में भी क्या आ जाएगा, सिंस। और यहाँ पर मैनी मंथ्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और। तो ये थे हमारे पूरे प्रेजेंट टेंस। आज की क्लास में हमने पूरे प्रेजेंट टेंस को पढ़ा है। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस विद एग्जाम्पल। थैंक यू।